Let me record it sharing with you whiteboard. Start now. देखिए इसमें हम लोग जो आज बात करेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है उस पर बात ही करेंगे कि अर्नोल्ड एज अ क्रिटिक. You will come to know कि when we talk about Matthew Arnold as a critic, then what he has written, what he did in the field of criticism. उन्होंने criticism के फील्ड में क्या किया है. और आपको याद होगा कि हम लोगों ने इनके दोनों पोर्शन को लिया है. कुछ पोयम्स रह गई थी जो ये हो रहा था कि उससे भी डिस्कस करना है. तो अनडाउटली वी विल टेक दोस पोयम्स आल्सो. लेकिन अब पहले शुरू कर दिए अर्नोल्ड एज अ क्रिटिक. तो फर्स्ट वी शुड स्टार्ट अर्नोल्ड एज अ क्रिटिक ही. और जब आप ये बात करते हैं कि अर्नोल्ड का क्रिटिसिज्म के फील्ड में, तो मैथ्यू अर्नोल्ड का जो कंट्रीब्यूशन रहा उनका दो सीरीज ऑफ एसे आता है. यू फाइंड दैट व्हाट यू फाइंड टू सीरीज ऑफ एसे. सबसे पहला पॉइंट की his contribution his contribution in the field of criticism in the field of criticism can be seen can be seen in his two series of essays in his two series of essays. उनका दो सीरीज का एसेज आता है जो बहुत फेमस है. सबसे पहला essays in criticism. essays in criticism. It came in 1865 1865 में. दूसरा इसी नाम से आता है बाद में essays in criticism. essays in criticism ये 1888 में आता है. तो व्हेन यू टॉक अबाउट वेदर यू गो विद एक तरह से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको लेना होगा, तो जो भी आपको बात करनी होगी यू हैव टू टेल कि अर्नोल्ड a well known poet as well as critic of Victorian age is famous for writing elegiac lyrics and critical essays. In the field of criticism, his contribution lies, yeah, his contribution can be seen in his two series of essays. Number one, Essays in Criticism 1865. दूसरा Essays in Criticism, वही उसका डेट क्या 1888 में. जो पहला एसेज इन क्रिटिसिज्म जो पहला आया हुआ है फर्स्ट वाला, इसकी जो शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत यू विल फाइंड दैट कि वो बात करते हैं किससे, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट एज. द फर्स्ट यहाँ पे आपको नोट करके लिखना होगा. द फर्स्ट सीरीज ऑफ critical essay the first series of critical essay begins with the function of criticism at the present age. The function of criticism at present age. At the present age. The function of criticism at the present age. ये जो पहला उनका ऐसे आया हुआ था, ये चीज आपको उसमें देखने को मिलेगा. और जो दूसरा है उसकी जो शुरुआत होती है द
The study of poetry. And second, starts with the study of poetry. The study of poetry. फिर से मैं आपको बता दूं, यहाँ बैक साइड से मैं आपको लेके चलता हूँ। उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो दो चीजों में देखा जा सकता है। सबसे पहला चीज की एसेज इन क्रिटिसिज्म, ये 1865 में आया है। दूसरा उसी नाम से एसेज इन क्रिटिसिज्म 1888 में आया है। ये दोनों चीज ध्यान में रखना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो पहला वाला है, इट जस्ट बिगिंस विथ व्हाट द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट एज। और जो दूसरा है उसकी शुरुआत होती है द स्टडी ऑफ पोइट्री। सो रिमेम्बर दैट कि द स्टडी ऑफ पोइट्री एंड द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, ये दो ऐसे चीजें हैं, दो ऐसे एसेज हैं, क्रिटिकल एसेज है, जो बहुत मायने रखते, बहुत इंपॉर्टेंट रखते। इसी में उन्होंने अपनी सारी बातें कही हुई है कि उनकी नजर में इस क्रिटिसिज्म का क्या महत्व है या किस हिसाब से उसको समझा जा सकता है। दूसरा चीज जो है, एक प्रोफेसर गैरॉड है। प्रोफेसर गैरॉड ने उनके क्रिटिसिज्म के बारे में कहा कि ही बिकेम क्रिटिक ओनली बाय एक्सीडेंट। यहाँ पे ये भी नोट करके लिखने लायक है। नेक्स्ट पॉइंट की दैट इज, ये भी नोट करके ही लिखिएगा, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। प्रोफेसर गैरॉड, PROF है, PRO है, प्रोफेसर गैरॉड, स्पेलिंग क्या है गैरॉड की, GARROD। प्रोफेसर गैरॉड सेज, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोफेसर गैरॉड सेज ही बिकेम क्रिटिक, ही बिकेम क्रिटिक ओनली बाय एक्सीडेंट, ओनली बाय एक्सीडेंट, ACCIDENT, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि वो जो है उनको प्रोफेसरशिप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का मिला था। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि प्रोफेसर गैरॉड ने तो ये कहा है कि हु सेड कि प्रोफेसर गैरॉड सेड कि ही बिकेम क्रिटिक ओनली बाय एक्सीडेंट, इफ द क्वेश्चन कम्स कि उनका एक्सीडेंट से क्या मतलब रहा है, तो यहाँ पे आप आगे करके लिखिएगा, हियर द टर्म एक्सीडेंट रिफर्स, REFER, refers to his professorship, professor, FESSORSHIP, his professorship at Oxford University। यू विल कम टू नो कि वो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बने थे, उसके लिए प्रोफेसर गैरॉट ने उनको कहा कि ही बिकेम क्रिटिक ओनली बिकॉज, क्यों, चूंकि जो है जो टर्म है उसका केवल प्रोफेसरशिप एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जब उनको प्रोफेसरशिप मिला तब उन्होंने क्रिटिकली ही स्टार्टेड टू टू थिंक, और उसके बाद उन्होंने इस पर किया। अच्छा, दूसरा चीज, एक चीज और क्रिटिक है जिनका नाम है हर्बर्ट पॉल। हर्बर्ट पॉल बड़े क्रिटिक है। हर्बर्ट पॉल कहते हैं कि अर्नोल्ड डिड नॉट मियरली क्रिटिसाइज बुक्स, ही टॉट अदर्स टू क्रिटिसाइज बुक्स। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको नोट करके ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे नोट करके लिखना है। और किन्होंने कहा है, हर्बर्ट पॉल, HERBERT, हर्बर्ट पॉल सेड, उन्होंने क्या कहा हर्बर्ट पॉल ने, हर्बर्ट पॉल सेड कि अर्नोल्ड डिड नॉट, अर्नोल्ड डिड नॉट merely criticize books, MERELY, merely criticize books,
Arnold did not merely criticize books, he taught others to criticize books, size books। जब हर्बर्ट पॉल को लेकर के आप बात करेंगे तो हर्बर्ट पॉल का यह एक बहुत बेसिक पॉइंट है। और कौन सा पॉइंट है कि हर्बर्ट पॉल कहते हैं कि अर्नॉल्ड ने न केवल जो है क्या किया कि अर्नॉल्ड डिड नॉट क्रिटिसाइज बुक्स, उन्होंने ये नहीं बताया कि हाउ यू हैव टू क्रिटिसाइज बुक्स, उन्होंने उन्होंने केवल खुद ही क्रिटिसाइज नहीं किया, बट ही टोल्ड द आर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म, उन्होंने दूसरों को भी बताया कि कैसे किसी चीज को इवेल्युएट किया जाता है, असेस किया जाता है, और कैसे आप उसको समझ सकते हैं। तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर्बर्ट पॉल कहते हैं कि अर्नोल्ड डिड नॉट मियरली क्रिटिसाइज बुक्स, he taught others to criticize books. So this is a you can say कि a very strong point अबाउट अर्नॉल्ड, कि अर्नॉल्ड केवल खुद से नहीं क्रिटिसाइज की, उन्होंने क्रिटिसिज्म का भी तरीका बताया, जो एक चीज रहा है। इसके अलावा इसके अलावा एक और जो है G.W.E. रसेल करके है, उन्होंने अपनी किताब पोर्ट्रेट्स ऑफ द 70s में लिखा है इनके बारे में। ये भी नोट करके लिखना पड़ेगा। अ, यहीं से शुरू कर देना नेक्स्ट पॉइंट पे। एक नोट करके, ये सब चीजें नोट करके ही करना है। और उसमें क्रिटिक का नाम है G.W.E. रसेल, RUSSELL, G.W.E. रसेल। जो G.W.E. रसेल है, G.W.E. रसेल, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि अपनी किताब G.W.E. रसेल इन हिज बुक, उनकी किताब का नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ द 70s, पोर्ट्रेट्स ऑफ द 70s, SEVENTIES, पोर्ट्रेट्स ऑफ द 70s, ये उनकी किताब का नाम है। और इस किताब में उन्होंने कहा, क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैथ्यू अर्नॉल्ड इज अ मैन ऑफ द वर्ल्ड इंटायरली, मैथ्यू अर्नोल्ड Arnold is the man of the world entirely, is the man of the world entirely, ENTIREL, this is the world, WORLD। तो मैथ्यू अर्नोल्ड इज अ मैन ऑफ द वर्ल्ड इंटायरली, फ्री फ्रॉम वर्ल्डलीनेस, फ्री फ्रॉम वर्ल्डलीनेस, WORLDLINESS, फ्री फ्रॉम वर्ल्डलीनेस, एंड अ मैन ऑफ लेटर्स, and a man of letters, and a man of letters, without the faintest trace of pedantry, without the faintest faintest trade of pedantry, trace of pedantry, trace of pedantry। मैं स्लाइड बैक कर रहा हूँ। यू विल कम टू नो कि जो क्रिटिक है, क्रिटिक का नाम है G.W.E. रसेल, किताब का नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ द 70s। इस किताब में यू विल कम टू नो कि इस किताब में उन्होंने मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में कहा है कि मैथ्यू अर्नोल्ड इज द मैन ऑफ द वर्ल्ड इंटायरली फ्री फ्रॉम वर्ल्डलीनेस। वो दुनिया के एक ऐसे जो है शख्स रहे हैं जो दुनिया की वर्ल्डलीनेस से फ्री रहे, मतलब जो मटेरियलिस्टिक लाइफ होता है, जो इस तरह की चीजें होती उससे फ्री रहे हैं। एंड अ मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर्स एक इडियम होता है जो एक लिटरेरी मैन के लिए, ही इज अ मैन, और वो एक मैन ऑफ लेटर्स रहे, बड़े लिटरेरी फिगर रहे हैं।
विदाउट द फेंटेस्ट ट्रेट ऑफ पेडेंट्री, उनके पास किसी तरह का जो है पांडित्य नहीं था, दिखावटीपन नहीं था कि वो बहुत बड़े स्कॉलर है या बहुत बड़ी इस तरह की चीजें, विदाउट द फेंटेस्ट ट्रेड ऑफ ट्रेस ऑफ पीडेंट्री। तो ये बातें जो है किसने कहा, ये बातें जो है उन्होंने कहा हुआ है। अच्छा, अर्नोल्ड ने एक 1887 में, इतना तो मुझे लगता है क्लियर हो गया। अब यहाँ से पॉइंट आपको शुरू करना है। इन 1887 अर्नोल्ड coined, COINED, coined the phrase अर्नोल्ड coined the phrase, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू जर्नलिज्म, JOURNALISM, न्यू जर्नलिज्म। अर्नोल्ड ने जो है एक फ्रेज क्वाइन किया जिसका क्या नाम है, न्यू जर्नलिज्म। इन 1887 अर्नोल्ड क्वाइन द फ्रेज, अर्नोल्ड एक फ्रेज क्वाइन किया जिसका क्या नाम था, न्यू जर्नलिज्म। उन्होंने न्यू जर्नलिज्म के नाम से एक फ्रेज को क्वाइन किया। एंड यू विल कम टू नो कि ये जो टर्म है, ये पूरा का पूरा जो न्यूज़पेपर का हिस्ट्री है उसको कैसे जो है, उसका क्या हिस्ट्री रहा है, न्यूज़पेपर में क्या चीजें जो है नया आया हुआ है, इन सब चीजों को लेकर के उन्होंने बात की। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि किस आदमी ने न्यू जर्नलिज्म टर्म कॉइन किया, तो इन 1887 अर्नोल्ड कॉइन्ड द फ्रेज न्यू जर्नलिज्म। उसके बाद लिखना है आगे आपको, टू रिफर्स टू व्हाट डज इट रिफर्स टू, इंटायर ENTI, इंटायर जानरा, GENR, इंटायर जानरा ऑफ न्यूज़पेपर हिस्ट्री, इंटायर जानरा ऑफ न्यूज़पेपर हिस्ट्री। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैथ्यू अर्नोल्ड ने क्या किया, इन 1887 ही क्वाइंड द फ्रेज न्यू जर्नलिज्म, जो कि रिफर करता है कि न्यूज़पेपर में के इतिहास में क्या नए नए तब्दीलियां आई है, क्या नया नया बदलाव आया हुआ है। तो यू विल कम टू नो दिस इज एन अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो उनका अपना रहा है। जर्नलिज्म में उनका मतलब ठीक ठाक है। उसके अलावा उन्होंने कल्चर पर भी बात किया था। कल्चर को भी लेकर के उन्होंने काफी हद तक कुछ अपनी बातें रखी हुई है। या नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज उनका एक वर्क जो है कल्चर एंड एनार्की को लेकर के। ये तो इतना हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, उनका एक वर्क है कल्चर एंड एनार्की। जो कल्चर एंड एनार्की है, इसमें उन्होंने एजुकेशन को बात किया हुआ है। तो पहला पॉइंट कि इट डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, इट डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन। नंबर टू, इट डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन। ये भी कलेक्शन ऑफ एसेज रहा है। इट पब्लिश इन 1869, इट पब्लिश्ड इन 1869। और
इसका जो जो पहला चैप्टर रहा है, खास करके जो इस किताब का, उसमें आप देखेंगे कि द फर्स्ट चैप्टर में जो कल्चर और एनार्की का रहा है, उसमें उन्होंने एक वर्ड यूज किया हुआ है, स्वीटनेस एंड लाइट। इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक he defines DEFINES, he defines culture by using the term sweetness and light. Sweetness and light. By using the term sweetness and light. And this phrase has been adopted from the book The Battle of Books. The Battle of Books. This is another important point. The Battle of Books. So what did I tell you? यू विल कम टू नो कि उन्होंने जो है कल्चर और एनार्की नाम का किताब लिखा है, और उस किताब में उसके पहले चैप्टर में उन्होंने किसको डिफाइन किया हुआ, कल्चर को डिफाइन किया है। कल्चर के लिए उन्होंने कौन सा वर्ड यूज किया, स्वीटनेस एंड लाइट। ये वर्ड जो है, ये चीज ध्यान में रखना कि ही यूजेस दिस वर्ड स्वीटनेस एंड लाइट फॉर व्हाट, स्वीटनेस एंड लाइट फॉर कल्चर। और आप देखेंगे कि ये जो वर्ड स्वीटनेस एंड लाइट, ये चीज उन्होंने कहाँ से लिया है, द बैटल ऑफ बुक्स से लिया हुआ है, द बैटल ऑफ बुक्स से। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, इन 1875 his book God and the Bible published. God and the Bible published. PUB. God and the Bible published. Next point. He used some words. He used some words. The great action. The great action. Touchstone. Touchstone. High seriousness. Comma. Disinterestedness. Disinterestedness and grand style.
एंड ग्रांड स्टाइल। ये सब वर्ड उन्होंने यूज किए हुए हैं, कॉइन किए हुए, अगर देखा जाए तो ये सारे वर्ड उनके अपने। टच स्टोन है, हाई सीरियसनेस है, डिसइंटरेस्टेडनेस है, एंड ग्रांड स्टाइल। और इसके अलावा उनका एक और वर्क है, लिटरेचर एंड डॉगमा। लिटरेचर और डॉगमा में उन्होंने थियोलॉजी और रिलीजन को अपना सब्जेक्ट मैटर बनाया है। इन हिज क्रिटिकल बुक लिटरेचर एंड डॉगमा, लिटरेचर एंड डॉगमा, उनका जो क्रिटिकल बुक लिटरेचर और डॉगमा रहा है, डील्स विद डील्स विद थियोलॉजी एंड रिलीजन, थियोलॉजी एंड रिलीजन, RELIGION। So this is another important point, literature and dogma। अच्छा, दूसरा चीज, उनका अपना कई चीजें रही है जो अभी मैं लिखवाऊंगा। उन्होंने ग्रांड स्टाइल पर भी बात किया है। यही से एक और चीज जो है बताना चाहेंगे, नेक्स्ट पॉइंट करके, द फ्रेज द ग्रांड स्टाइल, द ग्रांड स्टाइल occurs in his essay on translating Homer। on translating Homer, जहां पे उन्होंने लिखा, होमर इज द ग्रांड मास्टर ऑफ ग्रांड स्टाइल। होमर इज द ग्रांड मास्टर ऑफ ग्रांड मास्टर ऑफ ग्रांड स्टाइल, ये चीज उन्होंने लिखा। एंड रिमेम्बर दैट कि व्हेन यू टॉक अबाउट दीज थिंग की, तो यही ये सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रही है कि कैसे इसको किया जाए। अच्छा, दूसरा चीज जो हमें ध्यान में रखना है कि अर्नल्ड का कुछ क्रिटिसिज्म का वर्क है जो मैं एक जगह करा दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं स्लाइड को बैक करूँ। यहाँ तक मैंने बताया था, फिर मैंने बताया था कि 1875 ईस्वी में उनकी किताब आती है जिसका नाम है गॉड एंड द बाइबल। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे वर्ड जो है क्वाइन किए हैं या यूज किए हैं, जिसमें एक वर्ड है ग्रेट एक्शन, दूसरा वर्ड है टच स्टोन मेथड है, हाई सीरियसनेस है, डिसइंटरेस्टेडनेस है, एंड यू विल कम टू नो ग्रांड स्टाइल। किस बुक में?
नहीं नहीं, सब अलग अलग किताबों में है, अलग अलग किताबों में है उनका क्रिटिसिज्म के, अलग अलग एसेज में है, किताबों में ही अलग अलग एसेज में है। ग्रांड स्टाइल को जो है मैंने बताया कि ग्रांड स्टाइल वहां पर है। इन हिज क्रिटिकल बुक, जो क्रिटिकल बुक है वो जो है उनका क्या है, एक और क्रिटिकल बुक लिटरेचर एंड डॉगमा। ये जो लिटरेचर और डॉगमा है ये किसको डील करता है, थियोलॉजी एंड रिलीजन को डील करता है। फिर आया कि द फ्रेज द ग्रांड स्टाइल, उन्होंने जो यूज किया हुआ है ये कहाँ पे आकर होता है, ये ऑन ट्रांसलेटिंग होमर। उन्होंने क्यों लिखा यहाँ पे, क्योंकि होमर की ग्रांड स्टाइल को लेकर उन्होंने बात किया कि होमर इज द ग्रांड मास्टर ऑफ ग्रांड स्टाइल। अब जो है आपको यहाँ पे जो हेडिंग डालना है, हिज क्रिटिकल वर्क्स, हिज क्रिटिकल वर्क्स, जिसमें से नंबर वन, यू विल कम टू नो 1861 में ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, ऑन ट्रांसलेटिंग होमर। नंबर टू, 1867 में द स्टडी ऑफ केल्टिक लिटरेचर, द स्टडी ऑफ केल्टिक, CELTIC, केल्टिक लिटरेचर। थर्ड, एसेज इन क्रिटिसिज्म, एसेज इन क्रिटिसिज्म। नंबर फोर, एसेज इन क्रिटिसिज्म, ये पहले भी बताया गया था कि 1865 में पहला वाला। दिस शुड बी, ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है, अगर लिखना चाहते हैं तो 1865 यहाँ पे आप कर लीजिएगा, 1865, दिस इज 65। नेक्स्ट उसी का एसेज इन क्रिटिसिज्म, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ 1888, 1888। इफ यू हैव डन लेट मी नो इट, क्योंकि 12 स्लाइड से ज्यादा हम लोगों को नहीं मिलेगा, तो मैं इसे इरेज कर दूं। हैव यू डन इट? नाउ द नेक्स्ट इज 1869, कल्चर एंड एनार्की, कल्चर एंड एनार्की। नेक्स्ट 1879, माइरेड एसेज, MIRED, माइरेड एसेज। 1885, डिस्कोर्सेज इन अमेरिका, डिस्कोर्सेज इन अमेरिका। 1873, लिटरेचर एंड डॉगमा, लिटरेचर एंड डॉगमा। Yeah, let me know when you have done it. Okay. 1875, God and the Bible. 1877, Last Essays on Church and Religion. Last Essays on Church and Religion. Church and Religion. 18
82 Irish essays. Irish essays. 8071 friendship or 8071 friendships Gorland. Friendships Gorland GARL. फ्रेंडशिप्स गॉरलैंड उसका पूरा नाम है. If you have done it, let me know. ओके. इन्हीं एसेज में से कुछ उनके अपने डिफिनीशंस रहे हैं जो मैं आपको बता दूं. खास करके उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट एसे है वो आपका द स्टडी ऑफ पोइट्री है. और द स्टडी ऑफ पोइट्री में ही उन्होंने टच स्टोन मेथड दिया हुआ है कि पोइट्री का स्टडी कैसे करना चाहिए. उसी में टच स्टोन मेथड का कॉन्सेप्ट है. तो एक तो सबसे पहला चीज की द स्टडी ऑफ पोइट्री. द स्टडी ऑफ पोइट्री इज अ critical essay of Arnold. It opens with it opens with कैसे शुरू होता है? इट ओपन्स विद. जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो जानना जरूरी है. द फ्यूचर ऑफ पोइट्री इज इमेज. IMMENSE. द फ्यूचर ऑफ पोइट्री इज इमेज बिकॉज इन पोइट्री when it is worthy WORTHY when it is worthy of its high destinies of its high destinies. उन्होंने उनका जो क्रिटिकल एसे है उसका नाम है द स्टडी ऑफ पोइट्री. इसमें वो कहते हैं कि द फ्यूचर ऑफ पोइट्री इज इमेंस. जो फ्यूचर ऑफ पोइट्री है वह बहुत बेहतर है बिकॉज इन पोइट्री व्हेन इट इज वर्दी ऑफ इट्स हाई डेस्टिनीज. आगे और भी लिखवाना है. Yeah, let me erase this destinies because in poetry when it is worthy of its high destinies. Further he says our race will find an ever severer stay. Will find an ever severer stay. SURER. Severer stay. This is very important. नेक्स्ट चीज उन्होंने कहा पोइट्री के बारे में
अर्नॉल्ड सेज, अर्नॉल्ड ने कहा, क्या कहा? पोइट्री इज द इम्पैशन एक्सप्रेशन, पोइट्री इज द impassioned expression which is in the countenance of all signs, which is in the countenance, countenance, countenance of all signs, science। कई बार पूछा जा चुका, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड लाइक टू डिफाइन इट। वो कहते हैं कि जो पोइट्री है, पोइट्री इज द इम्पैशन एक्सप्रेशन विच इज द काउंटेनेंस ऑफ ऑल साइंस। जीवन की जितनी भी ज्ञान की शाखाएं हैं, उन सबका चेहरा पोइट्री में नजर आता है, मतलब सारी चीजें पोइट्री से ही निकली है। तो पोइट्री इज द इम्पैशन एक्सप्रेशन विच इज द काउंटेनेंस ऑफ ऑल साइंस। एक इसी से रिलेटेड और उनका स्टेटमेंट है, हैव यू नोटेड इट? एक बहुत इंपॉर्टेंट उनका स्टेटमेंट है जो ये आपको नोट करना है, दैट इज हाईली सिग्निफिकेंट। उसी के आगे, विदाउट, ये अर्नल्ड का ही स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं कि अगर मैं उनका नाम ना लिखूं तो आप कंफ्यूज। विदाउट पोइट्री इवन आर रिलीजन, विदाउट पोइट्री इवन आर रिलीजन एंड फिलोसफी आर हॉलो। उनका ये कहना है कि अगर पोइट्री नहीं है तो हमारे रिलीजन और हमारे दर्शन में कोई दम नहीं है, वह हॉलो है, सूखा हुआ है। एक बात और उन्होंने कही है जो हमें समझना है, पोइट्री ऑफ रिवोल्ट, पोइट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट मॉरल आइडियाज, AGAI, दिस इज आई, अगेंस्ट मॉरल आइडियाज, पोइट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट मॉरल आइडियाज इज पोइट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट लाइफ, अगेंस्ट लाइफ। सो दिस इज अनदर डिफिनेशन विच यू हैव टू रिमेम्बर, मैं यहां से उसको कर रहा हूँ। विदाउट पोइट्री इवन आर रिलीजन, हमारा रिलीजन एंड फिलोसफी, विदाउट पोइट्री इवन आर रिलीजन एंड फिलोसफी आर हॉलो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन। सेकेंड थिंग कि अगर पोइट्री को ये देखा जाए कि पोइट्री एक रिवोल्ट है अगेंस्ट मॉरल आइडियाज, तो इसका मतलब कि यह एक रिवोल्ट है जिंदगी के खिलाफ। दीज आर द डिफिनेशन विच यू हैव टू लर्न, जो उन्होंने कहा है। दूसरा चीज उन्होंने एक और बात कही है, एक और उनका इम्पोर्टेंट है पोइट्री को ही लेकर के, पोइट्री इज द application, poetry is the application if you see he said ki poetry is the application, I just, application of ideas to life, of
of ideas to life. This is a very important definition कि poetry is the application of ideas to life. एक चीज और उन्होंने कहा है पोइट्री को लेकर के, पोइट्री इज द फिक्स्ड, पोइट्री इज द फिक्स्ड फॉर सच अ क्रिटिसिज्म, फॉर सच अ criticism by the laws of poetic truth, by the laws of poetic truth and poetic beauty and poetic beauty. This is another important definition. Poetry is the application of ideas to life. Poetry is the fixed for such a criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty. Poetic truth, उन्होंने कहा कि पोइट्री इज द फिक्स्ड फॉर, वो फिक्स है फॉर सच अ क्रिटिसिज्म, उसमें ऐसी चीजों का क्रिटिसिज्म किया जाता है बाय द लॉस, कानून के दायरे में रह करके आप पोइटिक ट्रूथ, जिसपे पोइटिक ट्रूथ और पोइटिक ब्यूटी नजर है, मतलब लाइफ से रिलेटेड चीज, आइडियाज ऑफ लाइफ, आइडियाज ऑफ लाइफ उससे रिलेटेड चीजों को उसमें बताया जाता है। तो दिस इज द डिफिनीशन गिवन बाय दिस मैन, उनके द्वारा दिया गया है। और बाकी उनका एक वर्ड है टच स्टोन मेथड, टच स्टोन मेथड टू इवेल्युएट, EVALUAT, grand piece of literature, GRAND, grand piece literature. Arnold says we don't need to read the whole poem, but to pick up some lines. उनका जो टच स्टोन मेथड रहा है, उन्होंने कहा कि ये टच स्टोन मेथड जो ग्रांड पीस ऑफ लिटरेचर है उसको जज करने का तरीका है, और उसको जज करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम पूरी पोइट्री को पढ़े, बल्कि उसकी कुछ लाइनों को ले ले। टू इवेलुएट ग्रांड पीस ऑफ लिटरेचर, अर्नोल्ड से, अर्नोल्ड ने कहा कि वी डोंट नीड टू रीड द होल पोयम, हमें पूरा पोयम को पढ़ने की जरूरत नहीं, बट टू पिकअप सम लाइन्स, केवल कुछ लाइन को हमें उससे ले लेना है, बट टू पिकअप सम लाइन्स एंड कंपेयर इट विद सिमिलर वर्क्स, विद सिमिलर वर्क्स वी विल कम टू नो what type of what type of what type of beauty it has. फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हमें पैराडाइज लास्ट पढ़ना है तो पैराडाइज लास्ट ग्रेट एपिक है। अब पैराडाइज लास्ट अगर 12 किताबों में है तो ये संभव नहीं कि 12 किताबें आदमी पूरा एक एक लाइन पढ़ के उसको समझे। तो अर्नल्ड ने कहा कि उसकी जो इंपॉर्टेंट लाइन है 10, 12, 20, 25, 50, 100, 200 जो भी कैपेसिटी उसको आप ले लीजिए, और उसी के सिमिलर किसी दूसरे वर्क से, जैसे उसका तुलना आप
वर्जिल की ये नीड से कर डाली है। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि उसका स्टैंडर्ड क्या है। तो दिस इज द टच स्टोन मेथड। एक वर्ड यूज किया था, फिलिस्तीन। फिलिस्तीन फॉर द पीपल हु डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन लिटरेचर। फॉर द पीपल हु डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन लिटरेचर एंड कल्चर। PHILISTINE। और ये किसके लिए वर्ड यूज किया गया था? मिडिल क्लास पीपल के लिए। मिडिल क्लास में एक ऐसा वर्ग आया था जो कि बहुत ज्यादा उनको लिटरेचर और कल्चर में इंटरेस्ट नहीं था। तो फिलिस्तीन फॉर द पीपल हु डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन आर्ट, कल्चर एंड रिलीजन। वो मटेरियलिस्टिक लाइफ ही पास कर रहे थे। इन आर्ट, कल्चर एंड रिलीजन यू फाइंड कि इस तरह के भी लोग थे। अच्छा, दूसरा चीज की एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द टाइम? अच्छा, अर्नोल्ड एडमायर्ड गेटे, गेटे इन हिज essay a French critic on Goethe, a French critic on Goethe, GEOTHE, गेटे। अर्नोल्ड ने अपने एक ऐसे में, खास करके उसका नाम था अ फ्रेंच क्रिटिक ऑन गेटे, उसमें उन्होंने किसको एडमायर किया? गेटे के एडमायर किया हुआ, और कहा कि गेटे इज द क्लियरेस्ट, द लार्जेस्ट, द मोस्ट हेल्पफुल थिंकर ऑफ मॉडर्न टाइम। इसको मैं लिखवा दे रहा हूँ, आगे उसी के आगे ही लिख लीजिएगा। ही सेड, क्या उन्होंने कहा आगे? ही सेड, गेटे इज क्लियरेस्ट, कामा, द लार्जेस्ट, द मोस्ट हेल्पफुल, द मोस्ट हेल्पफुल थिंकर ऑफ मॉडर्न टाइम्स, थिंकर ऑफ मॉडर्न टाइम्स। आई थिंक यू गॉट इट। उन्होंने ये बात कही हुई है गेटे को लेकर के कि गेटे इज द क्लियरेस्ट, द लार्जेस्ट, द मोस्ट हेल्पफुल थिंकर ऑफ मॉडर्न टाइम्स। इसके अलावा उन्होंने चौसर के बारे में कहा, ही सेड अबाउट चौसर, with him is born a real poetry। About Chaucer, he said, with him is born a real poetry। with him is born a real poetry, ये चीज कई बार पूछा जा चुका है चौसर के बारे में। he said, with him is born a real poetry। इसका मतलब ये नहीं होगा कि उन्होंने कहा कि फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री जो उनको कहा, किसने कहा? जॉन ड्राइडन ने कहा।
with him is born are real poetry. It has been said by whom? It has been said by Chaucer. Sorry, it has been said by Arnold about Chaucer. वर्dsworth के बारे में उन्होंने कहा, he said about Wordsworth. He said about Wordsworth. वर्dsworth के बारे में उन्होंने क्या कहा? His poetry is reality, his philosophy is illusion. His poetry is reality, his philosophy is illusion. His poetry is reality, his philosophy is illusion. ये दोनों स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है। ग्रांड स्टाइल की बात उन्होंने होमर के बारे में कही है। चौसर के बारे में वो कहते हैं कि विद हिम इज बॉर्न आर रियल पोइट्री। अर्नॉल्ड के बारे में कहा हिज पोइट्री इज रियलिटी, हिज फिलॉसफी इज इल्यूजन। एक और पॉइंट, एक पॉइंट है कि टीएस एलियट ने अर्नोल्ड की आलोचना की है काफी। टीएस एलियट सेड अर्नोल्ड वाज अ अर्नोल्ड वाज अ अर्नोल्ड वाज अ सेल्समैन प्रोपागैंडिस्ट, सेल्समैन एंड प्रोपागैंडिस्ट, GANDIST। ये बात किसने कही है? ये बात जो है टीएस एलियट ने कही। किसके बारे में कही है? इट हैज बीन सेड बाय टीएस एलियट अबाउट अर्नोल्ड कि वो एक सेल्समैन है, प्रोपागैंडिस्ट। और भी शब्द यूज किए हैं, क्लेवर भी, एडवर्टाइजर भी, ये सब चीजें उन्होंने कहा है। अच्छा, एक और चीजें ध्यान में रखना है कि एफ आर लीविस ने अर्नोल्ड के बारे में कहा, एफ आर लीविस सेड अबाउट अर्नोल्ड, एफ आर लीविस सेड अबाउट अर्नोल्ड, हाई पैम्फलेटियरिंग, HIGH, हाई पैम्फलेटियरिंग, PAMPHLETTERING, हाई पैम्फलेटियरिंग। एक और, जॉर्ज सेंट्सबरी ने कहा है, SAINTS, जॉर्ज सेंट्सबरी सेड ग्रेट गेन शेयर ऑफ क्रिटिसिज्म, ग्रेट गेन शेयर, SAYER, शेयर ऑफ क्रिटिसिज्म। ये सारी बातें अर्नॉल्ड के बारे में। जॉर्ज सेंट्सबरी ने
ग्रेट गेन सेयर, GAINSAYER, क्रिटिसिज्म का सबसे ज्यादा लाभ उठाने वालों में से एक रहे। और एफ आर लीविस ने क्या कहा है? हाई पैम्फलेटियरिंग, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा उठा के बढ़ा चढ़ा करके कहने वाले या इस तरह की चीजों को हाई पैम्फलेटियरिंग। लास्ट पॉइंट ऑफ टूडेज क्लास, H. W. गैरॉड ने लिखा है। H. W. गैरॉड तो उनके ऊपर बड़े क्रिटिक में से, H. W. गैरॉड, GARROD, H. W. गैरॉड ने कहा है, क्या कहा है? मैथ्यू आर नॉट थिंक्स टू मच, मैथ्यू आर नॉट थिंक्स टू मच of the uses of literature, of the uses of literature and too little of its pleasure, and too little of its pleasure। H. W. गैरॉड लिखते हैं कि उन्होंने जो है मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में, ही थिंक्स टू मच ऑफ द यूजेस ऑफ लिटरेचर का कैसे यूज किया जाए इसको तो सोचते हैं, लेकिन लिटरेचर से कैसे प्लेजर प्राप्त किया जाए इसके बारे में नहीं सोचते। तो यह एक कंट्रास्ट है कि you want to know कि how to use literature but you don't know कि how to get pleasure, उसके बारे में नहीं बात करते हैं। तो दीज वर द पॉइंट्स जो हम लोगों ने बात किया हुआ है। सेकेंड लास्ट पेज, रिमेम्बर दैट इट्स, दिस इज दिस इज 11 ऑकर सीरीज ऐसे आर ट्रांसलेटिंग हो। Actually, I just did only on the last page and I erased it. Yeah, I would like to, great gainsayers of criticism, GAI, GAIN, गेन, उसी में शेयर, SAYER, गेन शेयर एक शब्द है, गेन शेयर ऑफ क्रिटिसिज्म। सो वी हैव डन अर्नोल्ड एज अ क्रिटिक। आज हम चाहते हैं कि शाम को और कोई बात ना हो, जो दो तीन पोयम और इनका छूटा हुआ है उसे हम लोग शाम को कंप्लीट कर लें, ताकि ये चीजें ना रह जाए कि हाँ अभी कुछ और भी वर्क रह गया है। तो लेट मी टेल यू कि एक तो डोवर बीच का रहा है, एक रगबाई चैपल रहा है और एक मार्ग्यूरीट रहा है। ये तीन पोयम, एनी अदर पोयम? ठीक है, तो वी विल टॉक इन द इवनिंग फॉर सेकंड मर्मर। ठीक है, तीन चार पोयम है, हम इसको जो है शाम को लेंगे और वही टाइमिंग 5 बजे का रहेगा। एंड वुड लाइक टू कंप्लीट कि अर्नोल्ड जो है कवर हो जाए। इस आपने अर्नोल्ड एज अ क्रिटिक काफी कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कोई भी चीज आप एक कंप्लीट ना मानिएगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारी नई चीजें आपको मिल सकती है। इसलिए आप जब भी कोई भी राइटर लिखिए तो राइटर लिखने के बाद 4 से 5 पेज उसको छोड़ दीजिए। नियर फ्यूचर में भी अगर आप कभी पढ़ रहे हैं, कोई नया पॉइंट मिल जाता है तो वो वहीं पर आपको ऐड करने में हेल्पफुल हो। इस तरह से ऐसा ना हो कि आपने राइटर लिख लिया और उसके बाद आपने वहां पे क्लोज कर दिया, अगले पेज पे आपने अगला राइटर लिखा। नो, एटलीस्ट यू हैव टू लीव 4 और 5 पेजेस। इन नियर फ्यूचर इफ यू फाइंड एनी अदर पॉइंट, कोई नया पॉइंट मिलता है, चाहे वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में मिले, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में मिले, तो आपके नोट्स में वहीं पर ऐड हो जाना चाहिए। ठीक, ओके। जी। क्या?